तो आप चाहे एक नए जिम गोअर हो या फिर एक एडवांस लिफ्टर, एक चीज तो सबको चाहिए और वो है मैक्सिमम मसल साइज AKA हाइपरट्रोफी AKA गेन्स। और इसी को लेके एक क्वेश्चन सबके मन में रहता है कि हम हैवी वेट में लो रेपिटेशन लगाए या फिर लाइट वेट से हाई रेपिटेशन लगाए। Yeah bro, what's up? You gotta live big to get big, okay? Yeah. हाँ, तो मैं कह रहा था छोड़ा जी गुरुजी। सुन भाई हैवी लाइट कुछ ना है, बस 142 रपट्टे खाना लगाओ और 35 एक्सरसाइज लगाओ, बढ़ जाएगी बुढ़ी। और ना बने तो गोलियां तो है ही अपने पास, दे देंगे। तो कौन सही है और कौन गलत, चलिए जान लेते हैं। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हैवी वेट और लाइट वेट एक्चुअली है क्या। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनको ये पता ही नहीं कि हैवी वेट और लाइट वेट एक्चुअली उनके लिए है क्या। तो एक वेट जिससे हम ओनली 1 to 4 या फिर 5 रेपिटेशन लगा पाए और वहीं पे हमारा फेलियर हो जाए और उससे ज़्यादा हम रेपिटेशन कर ही ना पाए, तो वो वेट हमारे लिए हैवी वेट होगा। वो वेट मेरे लिए 10 kg हो सकता है, आपके लिए 20 kg हो सकता है, किसी और के लिए 100 kg भी हो सकता है। तो ये पूरा डिपेंडेंट है आपके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के ऊपर और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करेगा। और लाइट वेट हम उसको बोलेंगे जिससे कि हम मोर देन 20 रेपिटेशंस यानी कि 20, 25, 30 रेपिटेशंस लगा पाए, यानी कि अबाउट 6 to 15 रेप्स हम जिस वेट में लगा पाए वो वेट हमारे लिए मॉडरेट वेट होगा। और एक बात हमें नोट करना ज़रूरी है कि मसल बिल्डिंग बस रेप रेंज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैक्सिमम मसल बिल्डिंग के लिए हमें बहुत सारे वेरिएबल्स परफेक्ट रखने होंगे, जैसे कि हमारा डाइट हाई इन प्रोटीन होना चाहिए और इसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा स्लीप, हमें एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स स्लीप लेना होगा ताकि हम प्रॉपरली रिकवर कर पाए। और आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस और मसल बिल्डिंग एक साथ नहीं चल सकते। तो आपको अपने लाइफ से स्ट्रेस कम करना होगा और आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं उसको भी एक अच्छा चैलेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होना पड़ेगा। और अगर आपकी ये सारी चीज़ें परफेक्ट है, उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग रेपिटेशन रेंज को कैसे परफेक्ट कर सके ताकि हम ऑप्टिमम मसल बिल्डिंग कर सकें। हमें मैक्सिमम ट्रेनर्स से या फिर हमारे सीनियर जो लिफ्टर्स हैं उनसे ये सुनने मिलता है कि स्ट्रेंथ के लिए आप 1 से 4 रेपिटेशन लगा लीजिए, हाइपरट्रोफी यानी कि मसल बिल्डिंग के लिए आप 6 to 12 या फिर 15 रेपिटेशंस लगा लीजिए, और फिर आपके एंड्योरेंस के लिए आप मोर देन 15 यानी कि 20, 25, 30 रेपिटेशंस लगा लीजिए। लेकिन ये क्या सच है? इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है कि नहीं? उसके लिए हमें इस स्टडी को देखना पड़ेगा जो कि जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च ने पब्लिश किया था इन अप्रैल 2020। इस स्टडी में 4 रेपिटेशंस, 8 रेपिटेशंस और 12 रेपिटेशंस का इफेक्ट्स को मेजर किया गया था मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ के लिए। यहाँ 42 मैन को लिया गया था और उन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को 4 रेपिटेशंस दिया गया फॉर 7 सेट्स, दूसरे ग्रुप को दिया गया 8 रेपिटेशंस फॉर 4 सेट्स और थर्ड ग्रुप को दिया गया 12 रेपिटेशंस फॉर 3 सेट्स और फोर्थ ग्रुप को दिया गया नो एक्सरसाइज, उन्हें एक्सरसाइज करना ही नहीं था। और ये ट्रेनिंग प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो किया फॉर 10 वीक्स फॉर 2 days पर वीक। और 10 वीक्स के बाद जब रिजल्ट देखा गया तो उन्हें ये मिला कि सारे ग्रुप्स में हाइपरट्रोफी यानी कि मसल गेन सेम हुआ था, लेकिन जिन्होंने 4 रेपिटेशन और 8 रेपिटेशन किया था उन्हें स्ट्रेंथ गेन ज़्यादा हुआ 12 रेपिटेशन के ग्रुप से। तो ये स्टडी प्रूव करता है कि हाइपरट्रोफी का कोई डेफिनेट रेंज नहीं होता है, या फिर हाइपरट्रोफी का जो रेंज है वो बहुत ही वाइड होता है। जैसे कि आप 4 रेपिटेशन से 30 रेपिटेशन भी करेंगे तो भी आपको हाइपरट्रोफी उतना ही मिलेगा। लेकिन स्ट्रेंथ गेन के लिए आपको स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, यानी कि लो रेपिटेशन विथ हैवी वेट। और इसी चीज़ को और एक मेटा एनालिसिस ने प्रूव किया था। मेटा एनालिसिस जिसको पता नहीं है उसको मैं बोल दूं, जब बहुत सारे स्टडीज़ को कंबाइन करके उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है तो उसे मेटा एनालिसिस कहते हैं। और इन मेटा एनालिसिस के रिजल्ट को बहुत ही एक्यूरेट माने जाते हैं। और ये एनालिसिस किया गया था दिसंबर ऑफ 2017 में बाय डॉक्टर ब्रैड शॉनफील्ड। He is one of the leading experts in muscle hypertrophy and he is also called the trainer of trainers। और उन्होंने 21 स्टडीज़ के ऊपर ये मेटा एनालिसिस किया था और उनको भी यही रिजल्ट मिला कि जब 2 ग्रुप्स में से एक हैवी वेट में ट्रेनिंग करता है और एक मॉडरेट टू लाइट वेट में ट्रेनिंग करता है तो दोनों में हाइपरट्रोफी सेम पाया जाता है, लेकिन जो हैवी वेट से ट्रेनिंग कर रहे हैं उनमें स्ट्रेंथ इंक्रीज ज़्यादा होता है। तो अगर हर रेपिटेशन रेंज में मसल हाइपरट्रोफी सेम ही होता है तो हमें क्या सारे रेपिटेशन रेंज ट्राई करने चाहिए? तो इसके ऊपर भी एक स्टडी पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में, और ये स्टडी भी किया था डॉक्टर ब्रैड शॉनफेल्ड, डॉक्टर ब्रैड कॉन्ट्रेरस और उनके कोलीग्स ने। और इस स्टडी का पर्पस ये देखना था कि अगर हम अपने हर एक्सरसाइज सेशन में रेप रेंजेस सेम रखें
या फिर रैप रेंज को चेंज करते रहे, तो उसका इफेक्ट भी क्या हमारे मसल गेन्स में या फिर स्ट्रेंथ में होता है। और यहाँ भी 2 ग्रुप्स लिए गए और दोनों ग्रुप्स को 3 डेज एक्सरसाइज करना था पर वीक फॉर 8 वीक्स। और फर्स्ट ग्रुप यानी कि कांस्टेंट ग्रुप को दिया गया 8 to 12 रेपिटेशंस फॉर द एंटायर 8 वीक्स। और सेकेंड ग्रुप यानी कि वेरिड ग्रुप को दिया गया डे 1 में 2 to 4 रेपिटेशन, डे 2 में 8 to 4 रेपिटेशन और डे 3 में 20 to 30 रेपिटेशन। यानी कि रैप रेंज के हर एक स्पेक्ट्रम में उन्हें एक्सरसाइज कराया गया। और इस स्टडी का रिजल्ट ये मिला कि दोनों ही ग्रुप में हाइपरट्रोफी यानी कि मसल गेन और स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वली इंक्रीज हुआ। लेकिन जिस ग्रुप ने वेरिड यानी कि लो, हाई और मीडियम तीनों ही रेपिटेशन रेंज में एक्सरसाइज किया, उनके बाइसेप और ट्राइसेप में मसल गेन हल्का सा ज्यादा देखने मिला। और हाँ, और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमें नोट करना चाहिए कि हर एक रेपिटेशन रेंज हर एक मसल ग्रुप के लिए सूटेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए हाई रेपिटेशन सूटेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ही हाई डिमांडिंग एक्सरसाइजेस होते हैं। तो अगर आप इनमें रेपिटेशन ज्यादा लगाने जाएंगे तो आपके मसल से पहले आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फटीग हो जाएगा। और हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारा टारगेट मसल का लिमिटिंग फैक्टर वो मसल ग्रुप ही होना पड़ेगा। अगर आपका कार्डियो पहले फटीग हो गया तो आपको ऐसा तो लगेगा कि आपका मसल ग्रुप फटीग हो गया, लेकिन एक्चुअली आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मसल से पहले फटीग हो गया, इसीलिए आपने वो एक्सरसाइज छोड़ दिया। और इससे क्या होगा कि आपका मसल जो है वो ठीक से टारगेट नहीं होगा और आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ज़्यादा फटीग हो जाएगा। तो इस वजह से हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए लो टू मॉडरेट वेट ज़्यादा सूटेबल रहता है। और सिमिलरली आइसोलेशन एक्सरसाइज के लिए मीडियम टू हाई रेपिटेशंस बेहतर रहते हैं। लेकिन इवन दो मसल हाइपरट्रोफी यानी कि मसल गेन के लिए कोई डेफिनेट रेप रेंज नहीं है, इसका भी बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन डॉक्टर ब्रैड शॉनफेल्ड ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप हाई रेपिटेशंस लगाने जाओगे यानी कि 25 to 30 रेपिटेशंस, और अगर वो रेपिटेशंस आप बहुत ही अच्छे तरीके से लगाएंगे यानी कि 1 सेकेंड अप एंड 2 सेकेंड डाउन, ऐसे अगर आप वो रेपिटेशंस लगाएंगे तो वो एक सेट करने में आपका 1.5 मिनट चला जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी मसल से पहले ही फटीग हो जाएगा। और अगर हम हैवी वेट करने जाए तो एवरीडे हैवी वेट करने से भी हमारे जॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ता है, जिससे कि इंजरी का चांस बढ़ जाता है और जॉइंट प्रॉब्लम आने का चांसेस रहता है। तो उनके हिसाब से मीडियम वेट से मॉडरेट रेपिटेशंस करना ज़्यादा टाइम इफेक्टिव और ज़्यादा सेफ होता है। और साथ ही आपको मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ गेन में भी बेस्ट रिजल्ट्स इसी में मिलता है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो यूट्यूब को बताइए, लाइक दबाइए और फिर मिलेंगे। जय हिंद।